नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 85648056060608975523864455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, studyforcivil.services है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @studyforcivils है। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए। दोस्तों नमस्कार, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में आप सभी का स्वागत है। यूकेपीएससी प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के लिए हम पेड क्विज अपनी लगातार देख रहे हैं, उसको कंटिन्यू करेंगे यहाँ पे आज के फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। पिछले जितने भी वीडियोस इस सीरीज में हो चुके हैं उसको फॉलो करिएगा अगर आपने अब तक नहीं किया है। और हमारे यूकेपीएससी के पेड ग्रुप्स भी स्टार्ट हैं, अगर आप उसमें एडमिशन लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स खोल करके देखिएगा इस वीडियो का, वहाँ पे कुछ कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं, उस पर आप कॉन्टैक्ट करके पूरी इन्फॉर्मेशन वहाँ से ले सकते हैं। ठीक, तो इन्हीं सब बातों के साथ यहाँ पे हम स्टार्ट करेंगे आज का फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, इसमें कहा गया है कि हिमालयन सांस्कृतिक केंद्र कहाँ पर स्थित है उत्तराखंड में। तो जो है ये डिपार्टमेंट ऑफ कल्चर जो है इनके द्वारा ही स्टेट का इसको डेवलप किया गया है और ये देहरादून में स्थित है। ठीक है, रिसेंटली इसको चीफ मिनिस्टर के द्वारा इनॉग्रेट भी किया गया था। ऑप्शन सी को चुनेंगे हम। नंदा देवी रिजर्व यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल की जो सूची है उसमें कब शामिल हुआ था। तो यहाँ पे यूनेस्को की जो ये लिस्ट होती है हेरिटेज साइट्स की, उसमें नंदा देवी रिजर्व को इंक्लूड किया गया था 1988 में। ठीक, ऑप्शन ए। देहरादून का सुल्तान किसको कहा जाता है। ये टाइटल्स कई बार जो है कुछ फेमस पर्सनालिटीज़ को, है ना, उनके कह लीजिए ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जो उनके एक्ट्स रहे उसके लिए दी जाती हैं। उसी क्रम में महावीर त्यागी जो हैं, ये फ्रीडम स्ट्रगल टाइम पीरियड में आप देखेंगे तो ये काफ़ी एक्टिव रहे। किसान मूवमेंट जो हुआ ये कांग्रेस से रिलेटेड के लिए, उसमें एक एक्टिव मेंबर के रूप में रहे। कई बार इनको जो है जेल जाना पड़ा। तो कई सारी जो है ये इवेंट्स हैं, उसको डिटेल में आप देखेंगे। वेस्टर्न रीजन जो उस टाइम पे चूँकि यूनाइटेड प्रोविंस था एक स्टेट, तो वेस्टर्न रीजन जो हमारा उत्तराखंड आज का है तो वहाँ पे ये काफ़ी एक्टिव रहे। तो इन्हीं सब वजह से इनको यहाँ पे सुल्तान ऑफ देहरादून के रूप में जाना जाता है। सी विकल्प को चुनेंगे। उत्तराखंड में विकास पुरुष के नाम से किसको जाना जाता है। ठीक है, तो देखेंगे स्टेट के एक तरीके से हॉलिस्टिक डेवलपमेंट के लिए जो हमारे पूर्व सीएम रहे ND तिवारी, नारायण दत्त तिवारी, इनको ये जो है टाइटल दिया जाता है। नेक्स्ट है दरबान सिंह संग्रहालय कहाँ पर स्थित है। तो ये एक प्रकार का जो है डिफेंस म्यूजियम है और 1983 में इसको इनॉग्रेट किया गया था। ये लैंसडाउन, पौड़ी गढ़वाल। ऑप्शन हम सी को चुनेंगे। नेक्स्ट है हेमवती नंदन बहुगुणा राजकीय संग्रहालय कहाँ पर स्थित है। तो इसको जो है त्रिवेंद्र सिंह रावत जब चीफ मिनिस्टर थे उन्होंने इनॉग्रेट किया था इनके नेटिव विलेज में, हेमवती नंदन जी के, आपका ये बुघानी में। ठीक है, पौड़ी गढ़वाल हो जाएगा इसका उत्तर। इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम कहाँ पर स्थित है। तो ये जो है आपका हल्द्वानी में है। ठीक, जैसे ही हिली एरिया स्टार्ट होता है उसके पहले देखेंगे लैंड एरिया में इसको डेवलप किया गया है। नेक्स्ट देखिए गढ़वाल राइफल का गठन कब हुआ था। तो आर्म्ड फोर्सेस में एज अ रेजिमेंट इनकी कह लीजिए इंट्रोडक्शन हुई थी गढ़वाल राइफल्स की, मतलब गढ़वाल रेजिमेंट कह लीजिए 1887 में। ठीक है, और ये राइफल का टाइटल जो है ये दिया गया है इसमें 1892 में। तो इन दोनों बातों को हो सके तो ध्यान रखेंगे, विकल्प ए। नेक्स्ट है उत्तराखंड राज्य में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून कब लागू किया गया था। नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट जो पार्लियामेंट ने बनाया था जुलाई 2013 का एक्ट है ये। ठीक, लेकिन उत्तराखंड राज्य में ये लागू जब से हुआ है, ये डेट है 1 अक्टूबर 2015। ये डेट्स इंपॉर्टेंट होती हैं, प्लीज़ ध्यान रखेंगे। आगे देखें शहीद केसरी चंद मेला किस जिले में आयोजित किया जाता है। तो यहाँ पे जो केसरी चंद हैं ये बेसिकली इसमें जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था उसके टाइम पीरियड पे जो हमारा ये रॉयल आर्मी सर्विसेज कॉर्प्स थी उस समय, उसमें शामिल हुए थे और उसमें इन्होंने पार्टिसिपेट किया। सुभाष चंद्र बोस जी के जो ये डायलॉग था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, इससे प्रेरित होकर के आज़ाद हिंद सेना में शामिल हुए और कई सारी वीरता के इनके जो कह लीजिए प्रयास रहे। और लेटर ऑन लगभग 24 साल की उम्र में 3 मई 1945 को इनकी जो है ये मौत की सज़ा जो है इनको सुनाई गई थी। तो उसी पे 3 मई को ही, है ना, इनकी डेथ एनिवर्सरी पे कह लीजिए, प्रतिवर्ष जो चक्राता है वहाँ रामताल गार्डन में देहरादून में ये मेला आयोजित होता है। ठीक, तो वही यहाँ पे बात पूछी गई थी, तो विकल्प हम ये सी वाले को चुनेंगे।
नेक्स्ट है ताड़केश्वर मेला कहाँ पर लगता है, तो ये जो है ये भी लैंसडाउन, ऑप्शन सी वाला जो है करेक्ट है। उत्तराखंड सरकार के द्वारा फिल्म नीति कब प्रस्तुत की गई थी या लागू की गई थी, ठीक है। तो फिल्म पॉलिसी ये जो इम्प्लीमेंटेड है आपका ये वर्ष 2015 से, ठीक है। नेक्स्ट है उत्तराखंड में किस स्थल को छोटा कश्मीर के नाम से जाना जाता है, तो जैसे हमारी जम्मू कश्मीर की यूनियन टेरिटरी है तो यहाँ पे जो छोटा कश्मीर के नाम से पिथौरागढ़ जो है इसको डिनोट करते हैं, विकल्प बी। नेक्स्ट है कुमाऊं का प्रवेश द्वार किसको कहा जाता है, गेटवे ऑफ कुमाऊं। तो देखेंगे हमारा जो हल्द्वानी है, ठीक है, तो इसको यहाँ पे गेटवे ऑफ कुमाऊं कहा जाता है क्योंकि ये पहला कह लीजिए स्टार्टिंग पॉइंट है जो कि कुमाऊं हिल्स के लिए है ना, यहाँ से हमारा जो कह लीजिए वे है स्टार्ट होता है, तो विकल्प ए को चुनेंगे। नेक्स्ट है खतड़वा त्यौहार कहाँ पर मनाया जाता है, तो ये बेसिकली हमारा कुमाऊं रीजन में जो हमारा ये कह लीजिए एग्रीकल्चरल सोसाइटी है मेनली वो हमारे इसको ऑब्जर्व करते हैं इन द मंथ ऑफ अश्विन, जो अगर हम हिंदू कैलेंडर के हिसाब से देखें, ठीक। तो यहाँ पे कुमाऊं को हम चूज करेंगे। उत्तराखंड बाल अधिकार संरक्षण आयोग कब अस्तित्व में आया, यानी कि हमारी जो एक बॉडी है उत्तराखंड कमीशन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स, तो जैसे केंद्र सरकार के लेवल पे इस तरह की बॉडी है तो वैसे स्टेट में ये डेट है ये 10 मई 2011। ये डेट्स इंपॉर्टेंट होती हैं, ध्यान रखा करिए। उत्तराखंड का सर्वाधिक विकास खंड वाला जिला कौन सा है, तो जैसे एक डिस्ट्रिक्ट में जो डेवलपमेंट ब्लॉक्स की संख्या के मामले में अगर हम देखें तो जैसे यहाँ पे हमारे जो 4 जिलों के नाम लिखे हैं तो सबसे ज़्यादा पौड़ी में है, ठीक है, इसमें हमारे कुल 15 डेवलपमेंट ब्लॉक्स हैं। इसमें देखें उत्तराखंड का राजकीय पशु यानी कि स्टेट एनिमल हमारा जो है वो कौन सा है, तो ये है ये आपका अल्पाइन मस्क डियर, ऑप्शन डी में देखिए इस पर ऑलरेडी टिक लगा हुआ है। नेक्स्ट है उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी कौन सी है, तो समर कैपिटल डिजिग्नेट किया गया था 2020 में इसको गैरसेंड को, ऑप्शन बी हो जाएगा। देहरादून को आप जानते ही होंगे, तो यहाँ पे बी को चुनेंगे हम। इसमें देखें किस परमार शासक ने अपनी राजधानी चांदपुर गढ़ी से श्रीनगर स्थानांतरित की थी, तो थोड़ा जैसे देखेंगे अर्लीस्ट हिस्ट्री है ना, तो एक कात्यूरी डायनेस्टी जो हमारा ये वर्तमान का गढ़वाल रीजन है यहाँ पे सक्सीड करके, मतलब कात्यूरी डायनेस्टी को सक्सीड करके है ना एक किंगडम ऑफ गढ़वाल का क्रिएशन किया गया और उसी में अजय पाल ये शासक हुए, ठीक है। तो इन्होंने यहाँ पे उस समय की जो सिचुएशंस थी कुछ, तो उसमें चांदपुर गढ़ी से श्रीनगर जो वर्तमान जम्मू कश्मीर का है उसको पहले ये देवलगढ़ कहते थे, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो देवलगढ़ में स्थानांतरित की थी, तो उस पर ही एक क्वेश्चन है ये बना हुआ, तो थोड़ा डिटेल में चाहें तो इसको पढ़ लीजिएगा इन सब चीज़ों को। इसमें देखें कौन सा परमार शासक अकबर का समकालीन था, तो मुगल रूलर जो रहे बादशाह अकबर तीसरे, तो इनके टाइम पीरियड में देखेंगे तो यहाँ पे ये सहजपाल हो जाएंगे, ठीक है। जैसे अभी हमने ऊपर अजय पाल की बात की थी तो अजय पाल के ये पुत्र थे, ठीक। तो ऐसे क्रोनोलॉजी वाली चीज़ें भी आती हैं तो थोड़ा ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है किस परमार वंश के शासक के दरबार में नवरत्न थे, तो जैसे अकबर के शासनकाल में आप देखते हैं कि जो जैसे कुछ प्रोमिनेंट 9 लोग होते थे जैसे मुल्ला दो प्याजा तानसेन वगैरह, वैसे ही यहाँ पे ये फतेहपति शाह, ठीक है, फतेह शाह कहते थे शॉर्ट में, तो इनके दरबार में नवरत्न होते थे। और एक फेमस इवेंट है कि इन्होंने जो है गुरु गोविंद सिंह जो सिखों के गुरु थे उनके साथ भी युद्ध किया था, तो ऐसे कुछ हिस्ट्री है थोड़ा है ना, इन सब चीज़ों को डिटेल में पढ़िएगा। बी विकल्प को फिलहाल चुनते हैं। नेक्स्ट है गढ़वाल में परमार वंश की स्थापना किसने की थी, ठीक है, तो परमार या फिर पनवार जो है इस तरह से भी लिखा जाता है। फाउंडेशन लगभग जो है 822 AD के आसपास मिलती है इसकी डेट, और ये कनकपाल, ठीक है। अब इसी में है कि शाह की उपाधि धारण करने वाला पहला परमार वंश का शासक कौन था, तो जैसे मोस्टली आपने देखा कि सबके नाम में पाल शब्द लगा हुआ है, ठीक है। तो शाह ये यूज़ करने वाले बलभद्र है ना, ये हो जाएंगे। अब है कि निम्नलिखित शासकों में से किसको गर्वभंजक के नाम से जाना जाता है, ठीक है, तो ये हो जाएंगे महिपत शाह। नेक्स्ट है पृथ्वीपति शाह का संरक्षक कौन था या फिर कौन थी, तो इसी में देखेंगे थोड़ा यहाँ पे आप जो है ना परमार डायनेस्टी के बारे में डिटेल में ही पढ़िएगा। तो रानी कर्णावती जो है इनका नाम आता है कि इनके जो है पैटर्नेज में इन्होंने शासन किया।
अब नेक्स्ट है कि ये परमार शासक फतेह शाह जो है किस पंथ का अनुयायी था। तो यहाँ पे जो नाथ पंथ के बारे में आप जानते हैं, ठीक है, एक हिंदू धार्मिक जो सेक्ट के एक तरीके से बनाया गया, तो उसके फॉलोअर ये रहे फतेह शाह। अब है कि ललित शाह किस वर्ष गढ़वाल की गद्दी पर बैठा। तो इन्हीं सब शासकों के क्रम में ललित शाह का अगर हम टाइम पीरियड देखें तो लगभग इनका नंबर जो आता है 52nd शासक के रूप में, और 1772 से लेकर के जो है इसमें 1780 तक का जो है इनका शासनकाल है। गढ़वाल का स्वर्ण युग परमार वंश के किस शासक के शासनकाल को कहा जाता है। तो ये अगर हम देखें द गोल्डन एज ऑफ गढ़वाल, तो ये है फतेहपति शाह, और इनका शासनकाल जो रहा 1660 से अराउंड 1708 तक। किस शासक के आमंत्रण पर सिख गुरु राम राय ने देहरादून में गुरुद्वारे का निर्माण करवाया था। तो यहाँ पे गुरु राम राय जो है आमंत्रित किए गए थे फतेहपति शाह के द्वारा, ठीक। गोल्डन एज जो कहा जाता है तो उसमें कई सारे ऐसे इवेंट्स हुए इनके जो है, तो उसमें से ही एक ये भी था। नेक्स्ट है गोरखों एवं प्रद्युम्न शाह के बीच युद्ध लंगूरगढ़ नामक स्थान पर किस वर्ष में हुआ था। तो यहाँ पे इस ईयर मतलब बैटल का ईयर देखेंगे तो 1791 का है, बी विकल्प को चुनेंगे। इस युद्ध के बारे में थोड़ा डिटेल में पढ़िए। नेक्स्ट है देहरादून के खुड़बुड़ा मैदान में गोरखाओं से हुए निर्णायक युद्ध में प्रद्युम्न शाह की मृत्यु हुई या मारे गए। तो यह युद्ध किस वर्ष में लड़ा गया। तो अब ये जो है वर्तमान देहरादून के खुड़बुड़ा विलेज जो है इसके आसपास ये युद्ध हुआ, और इसमें जो है इसका एग्जैक्ट ईयर जो था मई 1804 में, ठीक है। तो गोरखा इन्वेडर्स जो थे नेपाल से, इन्होंने यहाँ पे जो है इनको मारा था। तो सी विकल्प को चुनेंगे। नेक्स्ट है परमार शासक पृथ्वीपति शाह ने किसको श्रीनगर में संरक्षण दिया था। तो बेसिकली मुगल डायनेस्टी में जो दारा शिकोह का नाम आप पढ़ते हैं, तो दारा शिकोह का पुत्र था सुलेमान शिकोह, ठीक। तो बैटल ऑफ सामूगढ़ के बाद देखेंगे तो यहाँ पे ये दारा शिकोह की उसमें हार होती है, उसी के बाद का ये इवेंट है। तो इसने रिफ्यूज लिया था, ठीक है, इनके अंतर्गत यहाँ पे, तो वही पूछा गया था। तो ध्यान रखेंगे, थोड़ा इन इवेंट्स को डिटेल में पढ़ेंगे तो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। भारत में कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है। तो अब यहाँ पे देखिए, हम पॉलिटी के क्वेश्चन को अगर देखें तो जो हमारी एग्जीक्यूटिव है ना, आप जानते हैं कि जैसे मुख्य रूप से हम 3 ऑर्गन पढ़ते हैं, है ना, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, ठीक। तो एग्जीक्यूटिव जो यानी कि जो ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। तो ये इसका अध्यक्ष प्राइम मिनिस्टर नहीं बल्कि कौन होता है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, क्योंकि उनके नाम से ही सारे काम होते हैं। तो पार्ट 5 में जो प्रावधान दिए गए हैं वहाँ पे जाकर के आप इन डिटेल प्रावधानों को और पढ़िएगा। संघ की कार्यपालिका शक्ति इनमें से किस में निहित होती है। तो वही सेम क्वेश्चन है कि एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ यूनियन जो है ना, किस में वेस्टेड है, प्रेसिडेंट में, है ना। तो एक ही बात थी, 2 अलग अलग तरीके से पूछी गई थी। भारतीय संविधान के अनुसार देश का प्रथम नागरिक कौन होता है। तो जैसे सिटीजन्स हम जो हैं, है ना, देश के जो नागरिक हैं, तो नागरिकता का प्रावधान जैसे कॉन्स्टिट्यूशन के भाग 2 में है, आप थोड़ा इनको भी पढ़िएगा, इससे आर्टिकल 5 से लेकर के 11 के मध्य, ठीक। तो अब क्या है कि नागरिक परिभाषा के मतलब नागरिक शब्द की परिभाषा के रूप में कई सारे क्लासिफिकेशन होते हैं, उसको देखिएगा, है ना। तो जैसे 2 शब्द होते हैं, पर्सन और सिटीजन। तो पर्सन में, है ना, फॉरेनर्स भी कवर हो जाएंगे, परंतु सिटीजन कौन है, उस देश के नागरिक, है ना, लीगल जो कह लीजिए, है ना, सिटीजन है। तो उसी क्रम में अब कहा गया कि देश का पहला सिटीजन कौन होता है, ठीक है, सबसे फर्स्ट। तो वर्तमान जो प्रेसिडेंट होंगे या फीमेल या जैसे महिला होंगी या पुरुष होंगे, तो जैसे अभी ये द्रौपदी मुर्मू जी हैं, तो वो हैं, है ना, देश की पहली नागरिक, ठीक। अब भारतीय सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है। तो इंडियन आर्म फोर्सेस जो भी हैं, इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी और इंडियन एयर फोर्स, ठीक है। तो इनका जैसे हर रेस्पेक्टिव फोर्स जो होती है उसके एक चीफ होते हैं, ठीक है, जैसे आर्मी में जनरल वगैरह हो गए, ठीक है। तो अब इनका भी जो सुपीरियर बॉस है इन तीनों फोर्सेस का, वो कौन होता है। तो भारत के वो भी प्रेसिडेंट जो होते हैं वही होता है। राष्ट्रपति पद के चुनाव संबंधित विवाद को हल करने का अधिकार इसमें से किसके पास होता है, ठीक है। तो जैसे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया
रिस्पॉन्सिबल है इनके इलेक्शंस को कंडक्ट करने के लिए। परंतु मान लीजिए किसी कारणवश कोई डिस्प्यूट है प्रेसिडेंट के इलेक्शन में और इवन वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में भी, ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशन के भाग 5 के अंतर्गत आर्टिकल जो 71 है वो ये कहता है कि ऐसे जितने भी डिस्प्यूट्स मतलब अराइज होंगे ये प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन के कनेक्शन में, तो उनको इंक्वायर एज वेल एज उस पे जो डिसीजन लेने की शक्ति है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में होगी, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट हमारा उत्तर हो जाएगा। भारत में किसके चुनाव में आनुपातिक प्रतिनिधित्व की चुनाव प्रणाली अपनाई जाती है, ठीक। तो जैसे इंडिया में जो ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज के जो आम चुनाव होते हैं एक तरीके से, तो इसमें क्या होता है, ये जनता चुनाव करती है ना, वोट डालने हम आप जाते हैं, तो ये डायरेक्ट इलेक्शन होता है, ठीक। तो डायरेक्ट इलेक्शन जो ये MP MLA का है उसका एक सिस्टम होता है फर्स्ट पास्ड द पोस्ट सिस्टम, ठीक है। थोड़ा हो सके तो उसके बारे में पढ़िएगा। उसके विपरीत हमारा जो प्रेसिडेंट का इलेक्शन है, ठीक है, यहाँ पे इन विकल्प में जो पूछा गया था, तो वो इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है, ठीक है। उसमें क्या होता है कि जो हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं इलेक्टेड, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली जो इलेक्टेड हैं, ऐसे मेंबर्स पार्टिसिपेट करते हैं इस इलेक्शन में, ठीक है। तो इनके इलेक्शन की जो विधि होती है वो यहाँ पे होती है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, है ना, और एक ये होता है सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम और एक क्लोज्ड बैलेट का कॉन्सेप्ट होता है। तो इन सारी चीज़ों को आप पॉलिटी के नोट्स में से डिटेल में पढ़ें। फिलहाल यहाँ पे विकल्प हम D को चुनेंगे। नेक्स्ट है अनुसूचित क्षेत्रों में परिवर्तन करने का अधिकार इसमें से किसके पास है। तो किसी भी पर्टिकुलर एरिया को शेड्यूल्ड एरिया डिक्लेयर करना या उसमें कुछ चेंजेस करना, ये सब की अथॉरिटी भी वेस्टेड है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया में। भारत में राष्ट्रीय आपातकाल कौन घोषित करता है। तो हमारा जो इमरजेंसी वाला प्रोविज़न है आर्टिकल 352 से लेकर के 360 तक, इनके 3 प्रकार की हमारी जो इमरजेंसीज हैं, नेशनल, स्टेट और फाइनेंशियल, इनके बारे में पढ़िएगा। उसमें से यहाँ पे जो इम्पोजिशन का डिक्लेरेशन होता है इमरजेंसी का, वो भी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के यहाँ से ही आता है। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को कौन नियुक्त करता है। तो UPSC जो है इसके चीफ जो होते हैं, है ना, चेयरमैन, जैसे वर्तमान में डॉक्टर मनोज सोनी हैं, तो अपॉइंटमेंट इनकी किसने की थी, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कितने वर्षों के लिए होता है। तो भारत में जो प्रेसिडेंट इलेक्ट होते हैं वो 5 सालों के लिए होते हैं और US में ही जो है ये वाली व्यवस्था 4 साल की है, ठीक है, इसको भी ध्यान रखिए। नेक्स्ट है एक व्यक्ति राष्ट्रपति पद के लिए अधिकतम कितनी बार निर्वाचित हो सकता है, ठीक। तो इंडिया में क्या सिस्टम है कि कोई भी व्यक्ति चाहे जितनी बार निर्वाचित हो सकता है ऑन द पोस्ट ऑफ प्रेसिडेंट, लेकिन जैसे वही हमने कंपैरिजन किया US से, तो US में ये मतलब लिमिटेशन है 2 बार से ज़्यादा नहीं हो सकते आप, ठीक है, चाहे 2 लगातार बार हो जाइए या 2 अल्टरनेट टर्म्स में, बट नॉट मोर देन 2 टाइम्स, ठीक। तो इसी के साथ यहाँ पे इस वीडियो को भी हम समाप्त करेंगे। प्लीज़ थोड़ा जो पवार डायनेस्टी है उसके बारे में डिटेल में पढ़ लीजिएगा। हम कंटिन्यू करते हैं फिर अगले वीडियो से, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।